हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अमीर माँ की होटल की रोटी और एक गरीब माँ की हाथों की रोटी। दोनों में कितना अंतर है, आइए देखते हैं। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। गर्मी में अमीर माँ का होटल और गरीब माँ के हाथों की रोटी। मम्मी जल्दी से टिफ़िन भर दो ना, आज स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं वरना मैं स्कूल देर पहुंचूंगा। हाँ माँ जल्दी करो। अति अरे यार, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, क्या करूं अब इन्हें। चलो जल्दी से रोटी ऑर्डर कर देती हूँ और रात की सब्ज़ी बची हुई है उसे गर्म करके दे देती हूँ। जिसके बाद मिताली जल्दी से पास वाले होटल से रोटी ऑर्डर कर देती है और ओवन में रात की बची सब्ज़ी गर्म करके दे देती है। कुछ देर में डिलीवरी बॉय रोटी डिलीवर कर देता है और मिताली रोटी सब्ज़ी डिब्बे में पैक करके बच्चों को दे देती है। लो बच्चों, तुम्हारा टिफ़िन रेडी है, अब आराम से खाना और टिफ़िन ख़त्म करके आना। ओके माँ। जिसके बाद दोनों बच्चे प्राइवेट कार से स्कूल चले जाते हैं। उसी समय मिताली बड़े से बंगले के ठीक बगल में बने छोटे से पुराने घर में भी सुबह की हलचल शुरू हो जाती है। वहाँ ना एसी था और ना ही ठंडा हवा, ना बड़ी रसोई और ना ही कोई ओवन, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में अपनापन नज़र आ रहा था। तभी बच्चे बोलते हैं, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, नहीं तो मेरा पेट दर्द करने लगेगा। ठीक है बेटा, अभी मैं कुछ जल्दी से बना देती हूँ। हाँ माँ, आज जल्दी से टिफ़िन दे दो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। कल की तरह देर हो जाएगी ना तो मैडम फिर से डांटेंगी हमें। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बस 2 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर देती हूँ। सुबह सुबह ठंडी रोटी कैसे खाओगे तुम लोग। जिसके बाद सुजाता जल्दी से रसोई के कोने में रखे डिब्बे से आटा निकालती है। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा होता है, लेकिन बच्चों के लिए उसके हाथ तेज़ी से चल रहे होते हैं। वो फटाफट परात में आटा डालकर गूँथने लगती है। तभी उसकी सास, अरे बहू, इतनी गर्मी में क्यों परेशान हो रही है तू? कल की बची हुई रोटी रखी है ना, वही दे दे बच्चों को। नहीं माँ जी, बच्चे हैं, सुबह सुबह ताज़ा खाना खाएंगे तभी दिन भर ताकत रहेगी। बासी रोटी से उनका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। फिर सुजाता मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियाँ डालती है और फूंक मारकर आग जलाने लगती है। थोड़ी देर में चूल्हा जल जाता है। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती है और अपने बच्चों के लिए फटाफट ताज़ी रोटियां बनाती है। तभी उसके ससुर बोलते हैं, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, खुद पसीने में भीग जाएगी लेकिन बच्चों को कभी ठंडा खाना नहीं खिलाएगी। तभी दूसरी तरफ अपने आलीशान बंगले की बालकनी से मिताली यह सब देख रही होती है। वह हाथ में जूस का गिलास पकड़े हंसने लगती है। हे भगवान, ये लोग अभी भी चूल्हे पर रोटी बना देते हैं। इतनी गर्मी में कौन खड़ा रहेगा आग के सामने। मेरा तो 5 मिनट में मेकअप ख़राब हो जाएगा। अच्छा है, मैं तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। गरीब लोग की सोच भी ना बिल्कुल अलग होती है। तभी उसकी सास बोलती है, सही कह रही हो बहू, अब ज़माना बदल गया है, इतनी मेहनत कौन करता है। उधर सुजाता एक एक करके फुली फुली गर्मा गर्म रोटियां सेकती है, फिर उन पर हल्का सा घी लगाकर सब्जी के साथ टिफ़िन में पैक करने लगती है। पूरी रसोई में ताज़ी रोटी की खुशबू फैल जाती है। वाह माँ, आज तो रोटी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हारी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। और माँ, जब मैं टिफ़िन खोलता हूँ ना तो पूरे क्लास में मेरे टिफ़िन की तरफ देखने लगते हैं सब बच्चे। सबको गरम रोटी की खुशबू आती है। बस मेरे ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चों, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जिसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी अपना टिफ़िन लेकर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में लंच टाइम होते ही सारे बच्चे अपना अपना टिफ़िन खोलने लगते हैं। एक तरफ पिंकू और नीतू अपने महंगे बैग और बड़ी टेबल पर
बैठकर टिफ़िन खोलते हैं। जैसे ही वो रोटी की निकालते हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती है। उफ़, ये रोटी इतनी खींच क्यों रही है, बिल्कुल रबड़ की तरह। और यह सब्ज़ी भी ठंडी हो गई है। सुबह तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी तरफ चिराग और रीना अपना टिफ़िन खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है, गर्म रोटी और घी की खुशबू फैल जाती है। आसपास बैठे बच्चे उनकी टिफ़िन की तरफ देखने लगते हैं। यह चिराग, तुम्हारा माँ इतना स्वादिष्ट रोटी कैसे बनाती है? मेरे घर में तो ऐसी खुशबू कभी नहीं आती है। मेरी माँ रोज़ ताज़ा नाश्ता बनाती है, सुबह हमारे उठने से पहले उठ जाती है। माँ कहती है कि अपने हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। यह सुनकर पिंकू और नीतू चुपचाप अपनी रबड़ जैसी रोटी खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती है। शाम होते ही मिताली अपने एसी वाले कमरे में आराम से फ़ोन चला रही होती है। तभी उसकी सास रानी रसोई में से आवाज़ लगाती है, अरे बहू, शाम हो गई है, खाना बना ले, तरुण भी आने वाला होगा। तभी मिताली बोलती है, माँ जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना बनाने का। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा होना मतलब खुद को भट्ठी में डालना। मैं सब्जी बना देती हूँ, रोटी बाहर से मंगा लेती हूँ। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद मिताली जल्दी से सब्जी बना लेती है और मोबाइल से होटल में रोटी का ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में गरम पैकेट आ जाता है। रात को पूरा परिवार खाने की मेज़ पर बैठा होता है। जैसे ही सब रोटी तोड़ने लगते हैं, रोटी रबड़ की तरह खींचने लगती है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता है। मिताली, आज फिर बाहर की रोटी मंगाई है क्या? हाँ जी, इतनी गर्मी में रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लिया। वैसे भी होटल की रोटी जल्दी आ जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मगर खाते समय सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि रोटी ना नरम होती है ना स्वाद होता है, बस पेट भरने के लिए खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गरीब घर में रात के 11 बज चुके थे। घर के सारे लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं, मगर सुजाता अभी भी जाग रही होती है। वह दरवाजे की तरफ बार बार देख रही होती है कि क्यों उसका पति अभी तक नहीं आया। तभी उसकी सास आती है, अरे बहू, तू अभी तक जागी रही है? जा, तू सो जा, पुनीत आ जाएगा तो खुद खा लेगा, इतनी देर तक मत जाग। नहीं माँ जी, वो दिन भर मेहनत करते हैं, धूप में मजदूरी करके थक जाते हैं। अगर मैं उन्हें गर्म रोटी ना खिलाऊं तो पत्नी होने का क्या फ़ायदा। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। पुनीत थका हारा घर में दाखिल होता है। उसके कपड़े पसीने और धूल से भरे होते हैं। अरे सुजाता, तू अभी तक जाग रही है? इतनी रात हो गई है, तू क्यों नहीं सो गई? आप बैठो जी, अभी आपके लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। अरे रहने दे, जो बना है वही दे दे, मैं खा लूँगा। इतनी रात को फिर से मेहनत क्यों कर रही है तू? जब आप हमारे लिए दिन भर इतनी मेहनत कर सकते हो तो क्या हम आपके लिए 2 रोटी बनाकर नहीं दे सकते हैं? यह तो मेरा फ़र्ज़ है ना जी। आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर ही मेरी थकान दूर हो जाती है। जिसके बाद सुजाता फिर से आटा लगाती है, चूल्हा जलाती है और गरम रोटियां सेकने लगती है। पूरी रसोई फिर से ताज़ी रोटी की खुशबू से भर जाती है। सच कहूँ सुजाता, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई अपना इंसान प्यार से खाना खिलाए। तभी सामने वाली बालकनी से खड़ी मिताली यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हैरानी और मजाक दोनों होते हैं। यह औरत भी ना बिल्कुल पागल है। रात के 11 बजे रोटी बना रही है चूल्हे पर, वो भी इतनी गर्मी में। मुझसे तो कभी ना बने बाबा। गरीब लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अपनी नींद खराब करके रोटी बनाना कौन सी समझदारी है। तभी पिंकू और नीतू भी उठकर बालकनी में आ जाते हैं। अरे मम्मी, सामने वाली आंटी इतनी रात को रोटी बना रही हैं। हमारी मम्मी कितनी अच्छी है ना, हमें तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना दे देती है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं ना। बेटा, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है।
जिसके बाद बच्चे वापस बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन रात के करीब 1 बजे दोनों को अचानक भूख लगने लगती है। मम्मी, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, शाम वाली रोटी से पेट नहीं भरा था। अभी तुम लोग को इतनी रात को क्या दे? अभी कुछ मंगा देती हूँ तुम्हारे लिए। जिसके बाद मिताली तुरंत मोबाइल से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है। देर बाद डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा दे जाता है। बच्चे खुशी खुशी खाने लगते हैं। वाह मम्मी, कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा है। यह तो सुबह वाली रोटी से भी बहुत अच्छा है। देखो, पैसे हों तो ज़िंदगी कितनी आसान लगती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। अगली दोपहर तेज़ गर्मी में चारों बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते चिराग और रीना को भूख लग जाती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना घर चलते हैं। माँ कुछ बना कर रखी होगी। हाँ चलो चलते हैं, बहुत भूख लग रही है हमें भी। चलो माँ की हाथ की गरम गरम रोटी खाकर फिर वापस खेलेंगे। दोनों बच्चे घर भाग कर जाते हैं। वहाँ सुजाता चूल्हे पर ताज़ी रोटियां बना रही होती है। वो रोटी पर हल्का सा तेल और नमक लगा कर रोल कर कर उन्हें रोटी दे देती है खाने के लिए। लो बच्चों, जल्दी खा लो, फिर आराम से खेलना। वाह माँ, गरम गरम रोटी यही सबसे स्वादिष्ट होती है। माँ, आपके हाथ में जादू है, जादू। आपकी रोटी खाकर मज़ा आ जाता है। दोनों बच्चे हाथ में रोटी लेकर खाते खाते मैदान में वापस आ जाते हैं। यह देखकर पिंकू और नीतू मुंह बनाने लगते हैं। अरे, तुम लोग हाथ में रोटी लेकर खा रहे हो? छी, कैसे लोग हो ये, हाथ में रोटी लेकर घूम रहे हो? पता नहीं कितने बैक्टीरिया मुंह में चले जाते होंगे। और देखो, सिर्फ सूखी रोटी खा रहे हैं। हमारी तरह पिज़्ज़ा थोड़ी ना मिलता है इन्हें। कल रात हमने पिज़्ज़ा खाया था, बहुत महंगा वाला। तुम लोगों ने कभी खाया है क्या? नहीं, हमारी माँ तो हमें यही रोटी देती है, लेकिन वो हमेशा गर्म होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छी लगती है और माँ अपने हाथ से खिलाती है, तभी हमें मज़ा आता है। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से दोनों घरों में अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। एक तरफ अमीरी का आराम था तो दूसरी तरफ गरीबी की मेहनत। लेकिन दोनों घरों में बच्चों के लिए माँ का प्यार अपने अपने तरीके से दिखाई दे रहा होता है। ओह गॉड, आज तो आँख ही नहीं खुल रही। इतनी गर्मी में सुबह जल्दी उठना भी किसी सज़ा से कम नहीं है। तभी बच्चे, मम्मी हमारा टिफ़िन कहाँ है? आज स्पोर्ट्स डे है, जल्दी से हमें कुछ दे दो और टिफ़िन में बढ़ा कर दे देना, क्योंकि भूख लग जाएगी। तभी मिताली बोलती है, अरे बेटा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा टिफ़िन स्कूल में ही भिजवा दूँगी। अभी मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तभी उसका पति बोलता है, सही है, अब तो खाना भी सीधे स्कूल पहुंच जाता है। मेहनत ही ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, जब सुविधा है तो मेहनत क्यों करनी है। जिसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिताली मोबाइल से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। होटल वाला टिफ़िन सीधे स्कूल पहुंचाने के लिए भेज देता है। उस टिफ़िन में वही तैयार बनी हुई रोटियां और सब्जी होती है। दूसरी तरफ सुजाता के घर में सुबह सुबह चिंता का माहौल होता है। आटे का डिब्बा लगभग खाली पड़ा होता है, सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। हे भगवान, घर में तो बस इतना हिस्सा ही आटा बचा हुआ है। अब बच्चों के लिए क्या बनाऊं मैं? बहू, कल सोचा था राशन ले आऊंगी, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़े। आज जैसे तैसे काम चला ले तू। माँ, अगर आटा कम है तो आप हमें मत देना, हम स्कूल में पानी पी लेंगे। हाँ माँ, और दादा दादी का खाना कैसे होगा? हम भूख सहन कर लेते हैं। चुप, बिल्कुल, तुम लोग एकदम चुप रहो। मेरे रहते मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। आज चाहे आधी रोटी खाऊं, लेकिन तुम लोगों को पूरा खिलाऊंगी मैं। जिसके बाद सुजाता बच्चों को बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकालती है, उसमें थोड़ा सा चना आटा मिलाती है और जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है। चूल्हे की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उसके हाथ
नहीं रुकते हैं। तभी उसके ससुर बोलते हैं, हमारी बहू खुद चाहे भूखी ही रह जाए लेकिन अपने बच्चों के चेहरे की पर कभी उदासी नहीं आने देती है। थोड़ी देर बाद सुजाता बच्चों के लिए टिफ़िन में प्यार से रोटी और थोड़ी सी सब्जी सूखी रख देती है। देखो बच्चों, आज थोड़ा कम है लेकिन प्यार पूरा है, आराम से खाना। माँ, आपके हाथ की सूखी रोटी भी होटल के खाने से अच्छी होती है। माँ, आपके हाथ में तो जादू है। जिसके बाद बच्चों ने टिफ़िन लेकर स्कूल चले गए। स्कूल में लंच टाइम होते ही चारों बच्चे एक ही जगह बैठते हैं। तभी पिंकू और नीतू का ऑनलाइन आया हुआ टिफ़िन उनके सामने रख दिया जाता है। टिफ़िन खोलते ही उसमें गरम गरम दिखने वालियाँ रोटियाँ और पनीर की सब्ज़ी दिखाई देती है। देखा, हमारी मम्मी कितनी स्मार्ट है, घर बैठे सीधे स्कूल में खाना भेज देती है। और तुम्हारी मम्मी तो सुबह सुबह आँख के सामने जलती रहती है, कितना मेहनत वाला काम करती है। तभी चिराग और रीना अपना टिफ़िन खोलते हैं। उनके टिफ़िन में छोटी छोटी सूखी रोटियां और आलू की सूखी सब्जी होती है, मगर रोटियों से घर की खुशबू आ रही होती है। अरे वाह, आज तो सिर्फ सूखी रोटी लाया है तू लोग। तुम्हारी माँ ने क्या उन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता? हमारी मम्मी तो पनीर भेजती है और तुम्हारी माँ बस सूखी रोटी। कितनी अजीब बात है ना। तुम लोग अपना टिफ़िन खाओ, हमें हमारी माँ के हाथ की सूखी रोटी ही बहुत पसंद आती है। खाना छोटा बड़ा नहीं होता है, प्यार से बनाओ, बस वही काफ़ी है। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। पैसे का घमंड इतना मत करो, तभी अच्छा खाना नसीब नहीं हो पाता है। अच्छा खाना सिर्फ देखने से अच्छा नहीं होता है, दिल से बना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद चारों बच्चे चुपचाप अपना अपना टिफ़िन खाने लगते हैं, मगर पिंकू और नीतू बार बार चिराग और रीना की रोटी की खुशबू की तरफ देखने लगते हैं। शाम हो रही है। सुजाता घर के बाहर बैठी सोच रही होती है, क्योंकि घर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तभी वह एक फ़ैसला लेती है। अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं पास वाले गांव के खेत में जा रही हूँ, वहाँ गेहूं की बची बालियाँ मिल जाएंगी, उन्हें ले आऊँगी तो कुछ दिन का आटा निकल जाएगा। बहू, इतनी गर्मी में जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू मत जा, बच्चों का पेट भरना है माँ जी। माँ जी, माँ की ताकत बच्चों की भूख से बड़ी होती है। जिसके बाद सुजाता सिर पर दुपट्टा बांधकर तेज़ धूप में खेतों की तरफ निकल जाती है। वहाँ कटाई के बाद बची हुई गेहूं की बालियाँ चुनने लगती है। उसके हाथ छिल जाते हैं, चेहरा पसीने से भीग जाता है, लेकिन वह लगातार मेहनत करती रहती है। शाम तक वह गेहूं की बालियाँ लेकर घर आ जाती है और फिर उन्हें कूट कर दाने अलग करती है। जिसके बाद धूप में सुखाती है और अगले दिन चक्की में पिसवाने भेज देती है। अरे, आजकल कौन इतना मेहनत करता है। हमारी बहू तो सच में देवी है, देवी। दूसरी तरफ उसी समय मिताली अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। उसने नए कपड़े पहने होते हैं और अपने लंबे महंगे नेल एक्सटेंशन देख रही होती है। तभी उसकी सास रानी रसोई से आवाज़ लगाती है, अरे बहू, आज रात के लिए रोटी बना दे, मैं और बच्चे जल्दी खा लेंगे। माँ जी, आप भी ना, मेरे इतने महंगे नेल एक्सटेंशन हैं, अगर मैं आटा गूँथूँगी ना तो सब खराब हो जाएंगे, लाखों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं रोटी नहीं बना सकती हूँ। लेकिन बहू, हर दिन बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, घर की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। अरे माँ जी, आप भी ना, अब ज़माना बदल गया है, खाना बनाने के लिए थोड़ी ना ज़िंदगी मिलती है। मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आप लोग आराम से खा लेना। जब देखो तब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जब देखो तब बाहर की रोटी मंगाती है। माँ जी, बात बचने की नहीं है, मेरे लिए नेल एक्सटेंशन बहुत महंगे हैं, ख़राब हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद मिताली ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और फिर तरुण के साथ मूवी देखने चली जाती है। तभी रानी चुपचाप बैठी रह जाती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। पैसे बहुत हैं इस घर में, लेकिन घर वाली खुशबू कहीं खो गई है।
अगली सुबह स्कूल में फिर से लंच टाइम होता है। इस बार पिंकू और नीतू का मन अपना टिफ़िन देखकर खाने का नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पिछली रात की रबड़ जैसी रोटियां याद आ रही होती हैं। सच बताऊं, तब अब मुझे होटल की रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे अभी नहीं, चिराग और रीना की रोटी से खुशबू आ रही है। तभी दोनों बच्चे चुपचाप चिराग और रीना के पास जाते हैं। वो क्या है, हम लोग आज टिफ़िन एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? मतलब हम तुम्हारी रोटी खाना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, खा सकते हो। आओ बांट के खाते हैं। बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। जिसके बाद चारों बच्चे अपना टिफ़िन बदल देते हैं। पिंकू और नीतू जैसे ही सुजाता के हाथ की रोटी खाते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी नरम कैसे है और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ प्यार से खिला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ चिराग और रीना जैसी होटल वाली रोटी खाते हैं, उनका मुंह बन जाता है। रोटी खींच रही होती है। बाप रे, ये कैसी रोटी है, रबड़ की तरह खींच रही है ये तो। तुम्हारी मम्मी को रोटी बनाना नहीं आता है क्या? मेरी मम्मी खुद नहीं बनाती है, वो बस ऑर्डर करती है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं ना। लेकिन फिर भी ऐसे खाने का क्या फ़ायदा, पैसा भी लगता है और स्वाद भी नहीं आता है। हमारी माँ को देखो, कितनी मेहनत करती है। खेत से गेहूँ लाती है, फिर उससे आटा बनाकर हमारे लिए रोटियाँ बनाती है, तभी उसमें इतना स्वाद आता है। शायद खाना महंगा होने से अच्छा नहीं होता, माँ के हाथों से अच्छा बनता है। या यह सुनकर पिंकू और नीतू पहली बार चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मिताली की आदत बिल्कुल नहीं बदलती है। वह रोज़ घर वालों को बाहर की रोटियां ही खिलाती रहती है। कभी होटल, कभी ऑनलाइन ऐप, तो कभी फ्रोज़न रोटी गर्म करके शुरू रहते हैं। लेकिन अब लगातार बाहर का खाना खाने की वजह से घर वालों की तबीयत खराब होने लगती है। दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भारी भारी सा लग रहा है। मुझे भी स्कूल में पेट अजीब लग रहा था दादी। अरे, यह रोज़ रोज़ बाहर की रोटी खाने का ही असर है। शरीर घर के खाने का आदी होता है। यह होटल का खाना कब तक सूट करेगा? तभी मिताली हाथ में मोबाइल लिए आराम से सोफे पर बैठी होती है। उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। मिताली बहू, अब यह नहीं चलेगा। रोज़ रोज़ बाहर की रोटी नहीं खाई जाती है। आज तू अपने हाथ से रोटी बनाएगी और कोई बहाना नहीं चलेगा। ना नेल एक्सटेंशन, ना गर्मी की कुछ नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है आपको? बना देती हूँ रोटी। जिसके बाद मिताली अनमने मन से रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका मन खाना बनाने का नहीं करता है। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा आइडिया आता है। हेलो, जल्दी से 20 रोटियां और पनीर की सब्ज़ी भेज दो, लेकिन सामने वाले दरवाजे से मत आना, पीछे के गेट से पार्सल देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पीछे से दरवाजे से खाना दे जाता है। मिताली जल्दी जल्दी होटल की रोटियों को प्लेट में सजाकर ऐसे रख देती है जैसे खुद बनाई हो। फिर पूरे परिवार को खाने के लिए बुलाती है। आइए सब लोग, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, अब शिकायत मत करना, ठीक है? अरे वाह, आज तो घर में रोटी की खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो आ रही है, देखते हैं स्वाद कैसा होता है। जैसे ही सब लोग रोटी तोड़ने लगते हैं, रोटी फिर से रबड़ की तरह खींचने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, स्वाद भी बिल्कुल होटल जैसा है बहू। यह देखकर रानी का मुंह बन जाता है। बहू, यह तो वही रोटी होटल वाली लग रही है, बिल्कुल चिलगम की तरह खींच रही है। इसमें घर वाली बात कहाँ है? अरे माँ जी, मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि होटल जैसा स्वाद आ रहा होता है। अगर आपको मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लग रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? ठीक 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 है, खाना खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा होटल जैसा स्वाद मेरे को नहीं चाहिए होता है। कहीं बाहर से तो नहीं मंगवाया है? अरे माँ, जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है
हो सकता है मिताली ने सच में मेहनत की हो। हम लोग आराम से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं होता है, क्योंकि रोटी में ना प्यार होता है, ना अपनापन दिखाई देता है। उसी रात अचानक पिंकू और नीतू के पेट में ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है। दोनों दर्द से कराहने लगते हैं। दादी, पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है। नहीं दादी, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मिताली तो बाहर गई है। बच्चों का पेट बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है। उसी समय मिताली और तरुण दोनों बाहर घूमने गए थे। घर में सिर्फ रानी अकेली होती है। परेशान होकर रानी सुजाता के घर जाती है। सुजाता, बहू जल्दी चल, बच्चों का पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। जिसके बाद सुजाता अपनी सास तुलसी के पास जाती है। तुलसी तुरंत पुराने डिब्बे से घर का बना हुआ चूर्ण निकालती है। वह बोलती है, ये ले बहू, यह हमारे हाथ का बनाया हुआ चूर्ण है। अजवाइन, काला नमक और जड़ी बूटियों से बना है। बच्चों को दे दे, आराम मिल जाएगा। सुजाता जल्दी से बच्चों को चूर्ण खिलाती है और हल्का गर्म पानी देती है। थोड़ी देर के बाद बच्चों को दर्द से आराम मिलता है। तब बच्चे बोलते हैं, दादी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अब दर्द कम हो गया है दादी। तो बहू, तूने आज बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। मैं तो डर ही गई थी। अरे माँ जी, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, इसमें एहसान वाली क्या बात हो गई। दूसरी तरफ जब रात को मिताली वापस आती है और यह सब सुनती है, तो उसके चेहरे पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसे लगता है कि बस मामूली दर्द था। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिराग और रीना बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, लेकिन घर में आटा बिल्कुल ख़त्म पड़ा होता है। तभी सुजाता राशन की दुकान से थोड़ा गेहूँ लेकर आती है। उस गेहूँ में ढेर सारे कंकड़ पत्थर मिले होते हैं। अरे वाह, देखो तो सही है, राशन वाला गेहूँ लेकर आई है, उसमें भी कितने कंकड़ पत्थर हैं। सच में कितने गरीब लोग हैं ये लोग। तभी उसकी सास बोलती है, लेकिन बहू मेहनत तो देख, सब साफ़ करके बच्चों के लिए खाना बनाती है। अरे माँ जी, हम तो सीधे पैकेट वाला आटा ले आते। यह लोग तो पत्थर चुन चुन कर ज़िंदगी काट रहे हैं। सुजाता यह सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वह चुपचाप अपने कामों में लगी हुई होती है। बिना जवाब दिए एक एक कंकड़ ध्यान से गेहूं से अलग करने लगती है। फिर गेहूं को धोती है, धूप में सुखाती है और अगले दिन चक्की में पीसकर आटा बनवाती है। माँ, आज फिर हमारे घर में नया आटा आ गया, अब फिर गरम रोटी मिलेगी। हाँ मेरे बच्चों, मेहनत की रोटी हमेशा मीठी लगती है, समझे। उसी शाम मिताली अपनी किटी पार्टी में गई होती है। घर पर बच्चे अकेले बैठे होते हैं। तभी पिंकू धीरे से नीतू से बात करता है, चलो ना, सामने वाले घर चलते हैं, मुझे सुजाता आंटी के हाथ की रोटी खानी है। हाँ, उनकी रोटी कितनी स्वादिष्ट होती है। यहाँ तो रोज़ वही रबर जैसी रोटी मिलती है। जिसके बाद दोनों बच्चे चुपके से सुजाता के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ सुजाता चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही होती है। पूरे घर में खुशबू फैली होती है। अरे पिंकू बेटा, नीतू बिटिया, आओ आओ आओ, खाना खाओगे? आंटी, हमें आपके हाथ की रोटी बहुत पसंद आती है, क्या हम खा सकते हैं? अरे क्यों नहीं बच्चों, कभी पराये नहीं होते। बैठो, मैं अभी गरम गरम रोटी देती हूँ तुम लोग को खाने के लिए। जिसके बाद सुजाता उन दोनों बच्चों को भी प्यार से रोटी, दाल और सब्जी खिलाती है। दोनों बच्चे बड़े मज़े से खाना खाने लगते हैं। आंटी, आपकी रोटी खाते ही पेट खुश हो जाता है और इसमें वो अजीब सा रबर वाला स्वाद भी नहीं आता है। तभी अचानक मिताली किसी पार्टी से वापस आ जाती है और बच्चों को वहाँ खाते हुए देख लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पिंकू, ये क्या? नीतू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, वो हमें भूख लगी थी तो तुम्हें
नहीं बताया? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोग इन गरीबों के घर का खाना खा रहे हो। इनके पास खुद के खाने का तो दाना है ही नहीं, तुम्हें क्या खिलाएंगे? यहाँ बैठकर मत खाओ। लेकिन मम्मी, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। चुप रहो, आगे से इनके घर के पास भी मत जाना, समझे? गरीब लोग हैं ये, इनके साथ ज़्यादा उठना बैठना अच्छी बात नहीं है। सुजाता यह सब सुनकर चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन बाद तरुण के ऑफिस में बड़ी पार्टी होती है। वो मिताली को तैयार होने के लिए बोलता है। मिताली महंगे कपड़े और भारी मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तभी रानी रसोई से आवाज़ देती है, बहू, जाने से पहले बच्चों और हमारे लिए रोटी बना दे। रात को भूख लगेगी तो हम लोग खा लेंगे। माँ जी, मैं अभी कैसे रोटी बनाऊँ? आपको पता है ना, मेरे नेल एक्सटेंशन ख़राब हो जाएंगे ना। ऊपर से इतना महंगा मेकअप किया है, हाथों में आटा लग गया तो सब खराब हो जाएगा। हाँ, तेरे नेल एक्सटेंशन, तेरे कपड़े, तेरे मेकअप, बस यही ज़रूरी है। घर वाले क्या खा रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, चिल्लाइए मत, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। जब देखो तब ऑनलाइन रोटी कभी तो अपने हाथ से बना दिया कर। कल से बना लिया करूँगी माँ जी, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, आप चुप रहिए। जिसके बाद मिताली फिर से होटल से खाना ऑर्डर कर देती है और तरुण के साथ पार्टी में चली जाती है। इधर घर में रानी, पिंकू और नीतू फिर वही रबड़ जैसी ठंडी रोटियां खाते हैं। दादी, अब मुझसे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरा पेट फिर से दर्द कर रहा है। मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। क्या करें बेटा, बाहर का खाना शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देता है। चलो बच्चों, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए। वहीं दूसरी तरफ मिताली पार्टी में तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले रही होती है और इधर घर में उसके अपने बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे होते हैं। उनके चेहरे की चमक कम होने लगती थी। पेट दर्द और कमजोरी अब रोज़ की बात बनती जा रही थी। समय से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन मिताली की आदतें अब भी नहीं बदलती हैं। कभी बच्चों के लिए बाहर से पिज़्ज़ा आता, कभी बर्गर, कभी चीज़ सैंडविच, तो कभी फ्रेंच फ्राइज़। घर की रसोई दिन भर खाली पड़ी रहती। चूल्हा तो जैसे उस घर में चलना ही भूल गया था। वाओ मम्मी, आज फिर पिज़्ज़ा आया है। ला, मेरी फेवरेट। मेरे बच्चों, हमेशा बेस्ट खाना मिलना चाहिए मेरे बच्चों को। ये साधारण रोटी सब्जी हमारे घर की बात नहीं है। बहू, बच्चे रोज़ मैदा बाहर का खाएंगे तो इनके शरीर पर क्या असर पड़ेगा? रोज़ रोज़ दाल रोटी खिलाना ही अच्छा होता है। अरे माँ जी, अब ज़माना बदल गया है, बच्चे यही सब पसंद करते हैं। उन्हें गांव वालों की तरह सूखी रोटी थोड़ी ना खानी है। उधर सुजाता रोज़ अपने बच्चों के लिए ताज़ी रोटियां बनाती ही रहती है, कभी बाजरे की, कभी गेहूं की, कभी मल्टीग्रेन जैसी। घर की मिलाई हुई रोटियां कम पैसों से होती हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को खाना हेल्दी खिलाती है। बच्चे चाहे गरीब घर के हों, लेकिन उनका पेट साफ और शरीर मजबूत होना चाहिए। यही असली दौलत है। तभी उसकी सास बोलती है, तू सही कह रही है बहू, माँ के हाथ की रोटी में भगवान का आशीर्वाद होता है। एक दिन सुबह अचानक जिस होटल से मिताली रोज़ रोटियां मंगवाती थी, वह किसी तरह से बंद हो जाती है। मिताली देर तक मोबाइल चलाती रहती है, लेकिन कहीं से भी रोटी ऑर्डर नहीं हो पाती है। ओह गॉड, आज सारे होटल बंद कैसे हैं? हो सकता है अब मैं क्या करूं? मम्मी, मेरा टिफ़िन आज क्या भेजोगी? पिज़्ज़ा या सैंडविच? आज कुछ नहीं मिलेगा, होटल बंद है। स्कूल में जाकर कुछ खा लेना। मतलब आज हम बिना टिफ़िन के जाएंगे? हर एक दिन भूखे रह लोगे तो क्या हो जाएगा? अब मुझे परेशान मत करो, जाओ जल्दी से। दोनों बच्चे उदास होकर स्कूल चले जाते हैं। पहली बार उनके पास टिफ़िन नहीं होता है। उधर सुजाता अपने बच्चों के लिए प्यार से गरम गरम रोटियां बनाकर टिफ़िन तैयार कर रही होती है। माँ, आज तो आपने आलू मेथी बनाई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और यह गरम रोटी, स्कूल में मज़ा आ जाएगा। स्कूल में लंच टाइम होते ही पिंकू और नीतू चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके सामने
कोई टिफ़िन नहीं होता है। तभी चिराग और रानी उन्हें उदास देखते हैं। क्या हुआ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज होटल बंद था, इसलिए मम्मी ने कुछ नहीं दिया है। सुबह से बहुत भूख लग रही है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? हमारे पास खाना है ना, हम साथ में बांटकर खाएंगे। खाना बांटने से कम नहीं होता है, प्यार बढ़ता है। जिसके बाद चारों बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पिंकू और नीतू गरम रोटी खाते हैं। वह खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। सच बताऊं, इतना अच्छा खाना मैंने इतने दिनों बाद खाया है और यह खाने के बाद पेट भी हल्का हल्का लग रहा है। उसी शाम सुजाता अपने घर में बैठी सोच रही होती है। उसे अमीर घर के बच्चों पर तरस आने लगता है। हे भगवान, उन बच्चों को रोज़ बाहर का खाना मिलता है। सब लोग सोचते होंगे कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन असली दुख तो वही झेल रहे हैं। बेचारे बच्चों को माँ के हाथ की रोटी भी तक नसीब नहीं हो पा रही है। पैसा सब कुछ नहीं होता है बहू, बच्चों को माँ का समय और घर का खाना चाहिए होता है। कुछ ही दिनों बाद लगातार बाहर का खाना खाने के बाद से पिंकू और नीतू की हालत अचानक ख़राब हो जाती है। दोनों को उल्टियाँ बहुत तेज़, पेट में दर्द होने लगता है और बुखार भी शुरू हो जाता है। पूरा घर घबरा जाता है। मम्मी, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। यह साधारण दर्द नहीं था। जिसके बाद दोनों बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। दोस्तों, क्या देखिए, बच्चों को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। इनके पेट में बहुत ज़्यादा मैदा और प्रोसेस्ड फूड जम गया है। इसी वजह से फूड इन्फेक्शन हुआ है। पूरा पेट साफ करना पड़ेगा। कम से कम 7 दिन अस्पताल में रहना होगा। क्या, इतनी बड़ी समस्या? ये कैसे हो गया? आप माँ हैं, क्या है? छोटे बच्चों को रोज़ बाहर का खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा खिलाना अच्छा है? बच्चों का शरीर खिलौना नहीं होता है। घर का ताज़ा खाना सबसे ज़रूरी होता है, समझी? डॉक्टर साहब, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती नहीं, लापरवाही हुई है। अगर आप भी नहीं सुधरे तो आगे और बड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर पहली बार मिताली की आंखों में डर और पछतावा दिखाई देता है। तभी उसकी सास बोलती है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। घर की कोई रसोई की बाहर की रोटियां, बच्चों का दर्द, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। अस्पताल से लौटकर उसी रात मिताली पहली बार खुद रसोई में खड़ी होती है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वह आटा निकालती है, लेकिन उसे रोटी बनानी नहीं आती है। आटा कभी ज़्यादा गीला हो जाता, कभी सूखा हो जाता। रोटी गोल बनने की जगह टेढ़ी मेढ़ी बन जाती। काश मुझे रोटी बनानी आती तो आज मेरे बच्चों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने हमेशा सुविधा चुनी, मेहनत से भागती रही और उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मिल रही है। बहुत देर से सही, लेकिन तुझे अपनी गलती समझ तो आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। अगले दिन मिताली बड़ी मुश्किल से कुछ रोटियां बनाकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। मम्मी, ये बाहर की रोटी तो नहीं है ना? हमें वो रबर वाली रोटी नहीं खानी है। नहीं बेटा, यह मैंने अपने हाथों से बनाई है, पहली बार तुम्हारे लिए। तभी अस्पताल के कमरे से सुजाता आती है। उसके हाथ में गरम डिब्बा होता है। बच्चों के लिए गरम रोटी और मूंग की दाल बनाकर लाई हूँ। डॉक्टर ने हल्का खाना खाने के लिए कहा था ना? सच में आंटी, आपके हाथ की रोटी, अब तो मज़ा आ जाएगा, मैं खाऊंगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से सुजाता के हाथ की रोटी खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून दिखाई देता है। यह सब देखकर मिताली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सुजाता, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें गरीब कहा, लेकिन असल में
अमीर तो तुम हो, तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार मिला, घर का खाना मिला और मैंने अपने बच्चों को सिर्फ बाहर का खाना दिया। नहीं मिताली, माँ कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी रास्ता गलत चुन लेती है। अभी अभी सब ठीक हो सकता है। तुम ध्यान दो, मुझे रोटी बनाना सिखा दो सुजाता। मैं अपने बच्चों को अब अपने हाथ की रोटी खिलाना चाहती हूँ। ज़रूर दीदी, रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, उसमें प्यार और धैर्य भी मिलाना पड़ता है। 7 दिन बाद जब बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं तब घर का माहौल बदल चुका होता है। रसोई में पहली बार मिताली खुद खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में बेलन होता है, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर सुकून। वाह बहू, आज तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे, यह खुशबू कितने दिनों बाद आ रही है। मिताली धीरे धीरे रोटी बनाना सीखने लगती है। कभी गोल नहीं बन पाती है, कभी जल जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। सुजाता रोज़ उसे सिखाती है, कभी मल्टीग्रेन रोटी, कभी बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी। देखो मिताली, बच्चों के लिए सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी ज़रूरी होता है, इसलिए अलग अलग अनाज मिलाकर रोटी बनाओ, शरीर मजबूत रहेगा। सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रोटी बनाना भी कितना बड़ा हुनर होता है। धीरे धीरे पिंकू और नीतू फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। अब वो खुशी खुशी अपनी माँ के हाथ की रोटी खाते हैं, स्कूल में भी गर्व से अपना टिफ़िन खोलते हैं। वाह मम्मी, आज वाली रोटी, मल्टीग्रेन रोटी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, पर सबसे अच्छी बात, अब हमारा पेट भी दर्द नहीं करता है। हाँ माँ, अब से तुम्हारी हाथ की रोटी हम खाएंगे। बेटा भरोसा रखो मेरे बच्चों, हमेशा घर की रोटी अब तुम्हें मिलेगी। धीरे धीरे मिताली और सुजाता की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों घरों की रसोई से साथ साथ रोटी की खुशबू आने लगती है। एक दिन घर में अमीरी थी, दूसरे में गरीबी, लेकिन अब दोनों घरों में माँ के हाथों का प्यार बराबर नज़र आता है और ऐसे ही दोनों अपने अपने बच्चों का ध्यान रखने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।